नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने दो वीडियो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की पहले ही चैनल के ऊपर डाल रखी हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए क्या होता है इक्वेशन, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में और इक्वेशन में बस इतना सा फ़र्क होता है, वो आपको मैंने सेकंड जो चैप्टर था, जब सेकंड चैप्टर आपको कराया था उस टाइम पे बताया भी था। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा आपको होल नंबर्स होना चाहिए, और जो इक्वेशन है, इक्वेशन में वेरिएबल की पावर आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बस इतना सा डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में। देखिए, कहता है कि अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन है और वो लीनियर इक्वेशन एक नहीं बल्कि दो, यानी कि लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा, तो आप सभी को पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है, इसको मैंने नाम जैसे फर्स्ट दे दिया। ये जो इक्वेशन होती है ये लीनियर इक्वेशन है, बट इन वन वेरिएबल में, क्योंकि ए और बी तो यहाँ पर किसका काम करेंगे, कांस्टेंट का काम करेंगे। और x क्या है, वेरिएबल है। x का कोफिशिएंट a है, b कांस्टेंट है। यहाँ पर a नॉन जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब a जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो पूरी की पूरी जो x वेरिएबल वाली जो टर्म होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो होगी तो ये कांस्टेंट बचेगा, फिर तो जीरो पॉलिनोमियल, या फिर हम कह सकते हैं इसको कांस्टेंट इक्वेशन बचेगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी, तो ये लीनियर नहीं रहेगी। ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या हम इस चैप्टर में भी एक ही वेरिएबल की बात करेंगे? नहीं जी। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे और लीनियर इक्वेशन का पेयर मिलेगा। तो सर दो वेरिएबल में अगर ये इक्वेशन हो जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी? तो दो वेरिएबल में ये जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखी जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर टू वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, वेरिएबल x और वेरिएबल y। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, c कांस्टेंट है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और b भी नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब a जीरो नहीं होना चाहिए, b भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b जीरो हो गए तो वेरिएबल टर्म्स पूरी जीरो हो जाएगी, फिर आपका सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। इसलिए इनको जीरो नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ये जीरो नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी एक है। अगर ऐसी ऐसी लीनियर इक्वेशन दो बन जाएं तो आप कहोगे सर पेयर मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं आपको इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नाम जैसे 2 मान लिया। ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नाम 3 दे दिया। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, कांस्टेंट c1 है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट c2 है। ठीक है। दोनों की दोनों इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे, x और y, और दोनों की दोनों इक्वेशन आपको कैसे दिखाई दे रही हैं, लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ऊपर आपको बताई, ax प्लस बी वाई प्लस सी, टू वेरिएबल में ये होती है, तो आप इससे कंपेयर करोगे तो आपका ऐसा ही है। अब आप कहोगे सर ये a1 a2 आपको क्यों लिखे? क्योंकि देखिए, जो कोफिशिएंट है
वो हमने अलग अलग लिखी, क्योंकि इस इक्वेशन का कोफिशिएंट जो x का होगा वो a1 है, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, ताकि ये मिक्सअप ना हो उसके, आपको पता चले कि ये वाली इक्वेशन जो है ये वाला जो x का कोफिशिएंट है वो कौन सी इक्वेशन का है, सेकंड का या थर्ड का है। इसलिए इनको अलग अलग हमने पहचान के लिए a1 नाम दे दिया, इसको a2 नाम दे दिया, इसको b1 नाम दे दिया, इसको b2 नाम दे दिया। समझ में आई बात? तो ये आपका पूरे का पूरा पेयर मिलेगा लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में। अब बात ये आती है कि इस पेयर का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का मतलब होता है जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब जो वेरिएबल आपको गिवन है, जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन में, उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो x की वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। और इन्हीं x की वैल्यू को निकालने के लिए और y की वैल्यू को निकालने के लिए आपको पूरे के पूरे चैप्टर में 3 से 4 मेथड जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड आपसे पूछा जाता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो मेथड आपसे पूछा जाता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो थर्ड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। और फोर्थ जो मेथड है वो सिलेबस से आपके बाहर है, क्योंकि सिलेबस में उसको हम सिलेबस से बाहर कर दिया है उसको। पहले होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसको बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। ये तीन जो हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड आपके सिलेबस में है। ये कहने का मतलब कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से आ सकता है। अगर आपसे डायरेक्ट ये कह दिया जाए कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन या सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। देखिए आज हम एक सम लेंगे, उसी एक सम को आपको मैं चारों के चारों मेथड से उसी सम को सोल्व करके दिखाऊंगा, और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आप खुद देखोगे कि क्या हर बार आंसर अलग अलग आता है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आती है या सेम आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे और फिर अगली वीडियो में जो है वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर के आएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। तो सबसे पहले देखिए, एक या तो आपसे डायरेक्ट कई बार इक्वेशन बना के दी जाएगी, लेकिन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो क्वेश्चन है डायरेक्ट इक्वेशन ना दे करके आपसे स्टेटमेंट देगा, यानी कि दो काम आपसे करवाएगा। पहले वो स्टेटमेंट देगा और उस स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और फिर इक्वेशन से आपको सोल्व करना पड़ेगा एक्स और वाई की वैल्यू को। यानी आपसे ग्राफिकल मेथड से पूछ सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख रखा है, हम उसी को सोल्व करेंगे तीनों के तीनों मेथड से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ए फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है इसका मतलब क्या है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसमें दो ऐड कर दिया जाता है, दो को जोड़ दिया जाता है, किसमें? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और यदि उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को बताओ, वो फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए लोअर क्लासेस में आपको हमेशा टीचर पढ़ाता था तो एक अननोन वैल्यू होती थी कि भाई इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम वहाँ पर लेट करते थे, मान के चलते थे, जो भी हमसे पूछा गया हम उसको लेट करके चलते थे। यहाँ पर आपसे फ्रैक्शन पूछी है, फ्रैक्शन आपको पता नहीं है, लेकिन इतना सा ज़रूर पता है, इतना सा आपको ज़रूर पता है। सबसे पहले हम इसको जो है लीनियर इक्वेशन है, पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद आपसे तीनों चारों मेथड से इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो इसने पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो जैसे ही आपको फ्रैक्शन नाम सुनाई दिया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर फ्रैक्शन तो वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो सर अगर ये फ्रैक्शन हमें ना दी गई तो हम उस फ्रैक्शन को मान लेते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन
अब फ्रैक्शन को मानोगे किसी ना किसी वेरिएबल टर्म्स में मानना पड़ेगा, यानी एक्स और वाई में मान लिया। अब एक्स और वाई में मानोगे तो मान लीजिए एक्स न्यूमरेटर है उस फ्रैक्शन का और वाई क्या है, डिनोमिनेटर है, तो वो फ्रैक्शन हुई हमारी एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो दी हुई स्टेटमेंट है उसके अनुसार हम चलेंगे। ये क्या कहता था, पहले इसने ये बोल रखा है कि अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें, तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। हमारी फ्रैक्शन है क्या, हमने क्या मानी, एक्स अपॉन में वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एक्स में किसको जोड़ोगे, 2 को, वाई में भी किसको जोड़ोगे, 2 को, तो ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन बराबर हो जाएगी किसके, 9/11 के। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, उसी प्रकार फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, फिर ये कहता है सेकंड लाइन में कि इफ़ थर्ड इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जब आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ोगे, यानी कि एक्स में 3 जोड़ोगे और वाई में भी 3 जोड़ोगे, तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपकी 5/6 बन जाएगी। इसको इक्वेशन नाम 2 दे दिया। ठीक है, आपको इतना सा भी पता होगा कि जब भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जब भी आपको फ्रैक्शन बराबर दिखाई देती है, इक्वल दिखाई देती हैं और हमें कोई ना कोई वेरिएबल टर्म्स दिखाई देती है, तो आप वहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट। कहने का मतलब जब भी आपको 2 फ्रैक्शन इक्वल दिखाई देते हैं तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई x+2 से करोगे तो ये आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर लेते हैं, 11x प्लस में 2 के साथ करोगे 22 इज इक्वल टू, अब 9 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई 9y 2 के साथ करोगे 18। ठीक, ध्यान से अगर मैं इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को, दोनों टर्म को उठा करके इधर लेके आऊँ तो ये क्या आएगा, 11x 9y प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर देखिए कांस्टेंट टर्म को भी लेके आ सकते हैं इधर, या आप इधर भी छोड़ सकते हैं इक्वल में। जब इक्वल में छोड़ोगे तो ये 18 प्लस में पहले से है और 22 इधर प्लस में है, और जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस में जाएगा, तो 18 में से -22 तो कितना बचेगा, -4। ये इक्वेशन आपकी जो है, मैं नाम देता हूँ इसको थर्ड। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों फ्रैक्शन भी इक्वल हैं, तो इसकी भी आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6 के इसके साथ मल्टीप्लाई 6x प्लस में 6 के 3 के साथ 18, 5 के इसके साथ मल्टीप्लाई 5y प्लस में 3 से 15। इसी प्रकार वेरिएबल टर्म को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड में छोड़ देंगे, तो 6x इधर आएगा, 5y प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 15 प्लस में पहले से, 18 को उधर ले जाओगे माइनस में जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 3। इसको इक्वेशन मैंने 4 नाम दे दिया। देखिए दोनों इक्वेशन को हम ठीक ढंग से यहाँ पर इकट्ठा लिख लेते हैं। पहली जो इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन, वो ये थी आपकी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। देखिए ये दो इक्वेशन हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y में। ये हालांकि हमें दी नहीं गई थी, बल्कि एक स्टेटमेंट दी गई थी और स्टेटमेंट को सोल्व करके हमने वो इक्वेशन जो है वो बना ली है। अब इन्हीं दोनों के दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड से हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले मैं इसको जो है आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम मेथड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। देखिए कहता है कि ये जो दो इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी थर्ड थी, ये इक्वेशन हमारी फोर्थ थी, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। देखिए इन दोनों के दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि दोनों के दोनों इक्वेशन में आप किसी भी पहले एक इक्वेशन से, चाहे पहले वाली इक्वेशन से या दूसरी वाली इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। चाहे आप x की वैल्यू निकालिए, चाहे y की, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, मर्जी आपकी है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की, और जिस भी इक्वेशन से आपने x और y की वैल्यू को निकाला है, यानी कि जिस भी इक्वेशन से आपने x और y की वैल्यू को निकाला है, उस इक्वेशन में से अब उस इक्वेशन के अलावा दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। कैसे,
फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि सर हम इस वाले इक्वेशन में यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालोगे तो 11x इज इक्वल टू, इस तरफ -4 था, अब ये माइनस का 9y इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो 11 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके पूरे के किस में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी -4 9y अपॉन में 11। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन 5 आई है, यानी कि जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को आप दोबारा से 3 में पुट नहीं करोगे। अगर 3 में पुट कर दे तो वापस यही आ जाएगा, आपको इसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो आप इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट करेंगे तो x पुट x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन 4, यानी कि जो इक्वेशन दूसरी थी उसमें इसको हम पुट करेंगे। जहाँ पर भी आपको x दिखाई देता है उसकी जगह पर आपको ये पुट करना है। तो 6 इंटू, मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, 6 इंटू एक्स की जगह पर -4 प्लस 9y अपॉन में 11 और माइनस में 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब इस 6 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 के -4 से -24 प्लस में 6 के 9 से 54y अपॉन में 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब इस 11 को एलसीएम लोगे क्योंकि इसके नीचे 1 होगा तो एलसीएम कितना आएगा, 11 आएगा। तो जैसे 11 एलसीएम आएगा 11 तो ऊपर -24 प्लस 54y, ये तो एज इट इज होगा, और यहाँ पर जो 1 था तो 1 से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से इसके मल्टीप्लाई 11 5 55y, ठीक है, इज इक्वल टू -3। देखिए यहाँ कर लेते हैं। अब ये जो 11 नीचे डिवाइड में है इस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आप कहोगे कि सर ये बन गया -24 प्लस 54y -55y इज इक्वल टू -3, और -3 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो -33। अब यहाँ से सोल्व करोगे, प्लस के 54y और माइनस के 55y, तो माइनस का कितना बचेगा, 1y। अब माइनस के 24 इस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 33 और प्लस के 24, तो आप कहोगे सर -9 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई, 9। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आप थर्ड में पुट करो चाहे आप फोर्थ में पुट करो, जैसे इसमें पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। या आप डायरेक्ट जो आपने x की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को x की जगह पर y की जगह पर इसकी वैल्यू 9 पुट करता हूँ, ये आपका था x इज इक्वल टू -4 प्लस में y की वैल्यू 9, 9 9 जा, आप कहोगे सर 81, नीचे कितना 11, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4 प्लस में 81 77। 11 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू निकल करके आएगी 7। तो हमें क्या चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए थी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम सेकंड जो मेथड है वो करेंगे। सेकंड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड से। सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इक्वेशन, दोनों के दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों के दोनों इक्वेशन कौन से आपकी जो इक्वेशन थी वो थी। ठीक है, देखिए सेकंड जो मेथड है हम यहाँ पर करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, पहले आप दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकंड। इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे। देखिए अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपको
एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम चाहिए, चाहे आप x का कोफिशिएंट सेम बनाओ या y का कोफिशिएंट, यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको बराबर बनाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, चाहे आप x का करो चाहे y का करो। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 11 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -9 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -5 है। तो दोनों में किसी का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ना y का ना x का, तो एक का तो बराबर करना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 66 हो जाएगा और यहाँ पर भी 66 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन जो काम हम यहाँ करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई राइट साइड में भी करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड, दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 6 both sides and multiply equation second by 11 both sides we get 6 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 66x माइनस 54y और माइनस 24, इक्वेशन नंबर थर्ड। 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 66 माइनस 55y माइनस 33, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, जैसे ही एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर हो गया उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट बराबर हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको साइन चेंज करने हैं नीचे वाली इक्वेशन को देख करके, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको देखना है कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना, वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों के दोनों प्लस के हो गए। अगर हम ऐड करेंगे तो कैंसिल कुछ होना नहीं है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस और माइनस प्लस, यानी साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से माइनस का 54y और प्लस का 55y, तो प्लस का कितना बचेगा y, यहाँ पर माइनस का 24 और प्लस का 33, तो प्लस का कितना बचेगा 9, यानी y की वैल्यू कितनी आई 9। इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड में पुट करो, चाहे थर्ड में पुट करो, चाहे फोर्थ में पुट, कहीं पर भी पुट करो, x की वैल्यू आपको निकल के मिल जाएगी। देखिए अगर मैं x की y की वैल्यू को पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 11x माइनस 9 इंटू 9, क्योंकि y की जगह पर मैंने 9 पुट कर दिया, इज इक्वल टू -4, 11x माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू -4, 11x माइनस 81 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -4 और प्लस 81, तो आप कहोगे सर ये बचेगा 77। तो यहाँ से x की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई में सेट जाएगा डिवाइड में, तो 77 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू सर 7 आई और y की वैल्यू क्या आई 9 आई थी। ठीक है, क्या यही सॉल्यूशन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया था? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो हमने देखा दो मेथड से हमने सोल्व कर चुके हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, दोनों मेथड से इसका आंसर जो है वो